भालोपुर नाम के एक शहर में अप्सरा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। अपने नाम की तरह वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता। मगर उसकी माँ उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। पंडित जी, आप मेरी अप्सरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखिए ना, जो इसको सच्चे दिल से प्यार करे और सबसे जरूरी इसकी दिल से इज्जत करे। अरे निर्मला बहन, इतने रिश्ते दिखाए हैं तुम्हें, किसी की तुम्हें नाक टेढ़ी लगती है और किसी की आंख भैंगी। कोई तुम्हें ज्यादा गरीब लगता है तो कोई ज्यादा अमीर। अगर ऐसे ही करती रहोगी ना तो अप्सरा बिटिया कुंवारी की कुंवारी ही रह जाएंगी। वैसे आज मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे घर का लड़का है। अंगद नाम है इसका, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है और इनकी पुश्तैनी जमीन भी है। अपनी अप्सरा बिटिया बहुत खुश रहेगी वहाँ। अच्छा, रिश्ता तो अच्छा लग रहा है, मगर पंडित जी, आप तो जानते ही हैं, अप्सरा के पापा उसके बचपन में ही हमें छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे। ऐसे में हम ज्यादा दहेज का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। अरे दहेज की तो तुम कोई चिंता ही मत करो बहन, उन्हें बस सुंदर और सुशील लड़की चाहिए और तुम देखना अपने ससुराल में भी खुश रहेगी वो। पंडित जी की बात सुनकर निर्मला खुश हो जाती है और अपनी बेटी की बात पक्की कर देती है। शादी से 2 दिन पहले अप्सरा, देख तो जरा, गैस पे दाल का कुकर चढ़ाया था, जरा ध्यान रखना। मैं मंगल भाई से जाकर तेरी शादी का सामान लेकर आती हूँ। जी माँ, मैं यहीं रसोई में खड़ी हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। अप्सरा रसोई में काम ही कर रही थी कि एकदम से धम की आवाज आती है और गैस पर चढ़ाया कुकर फट जाता है। अप्सरा वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसका आधा मुंह जला हुआ होता है। माँ, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? शांत हो जा बेटी, शांत हो जा। रसोई में कुकर फटने की वजह से तेरा मुंह जरा सा जल गया है, मगर तू चिंता ना कर। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये ठीक हो जाएगा। जरा सा? माँ, मेरा आधा चेहरा जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है माँ। और शादी? तू चिंता ना कर, मैंने पंडित जी के जरिए तेरे ससुराल वालों तक ये बात पहुंचा दी है और उन्होंने कह दिया है कि शादी जरूर होगी। उधर अंगद के परिवार में इस बात को लेकर बड़ी बहस छिड़ जाती है। ना तो लड़की पढ़ी लिखी है, ना ही ये लोग दहेज दे रहे हैं। एक शक्ल ही ढंग की थी और अब तो वो भी नहीं है। माँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है और 2 दिन बाद हमारी शादी है। अब इस छोटे से हादसे की वजह से मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता। अंगद अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर अप्सरा से शादी कर लेता है। शादी के बाद, सुन बहू, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। मेरी सब सहेलियाँ तुझे देखने आ रही हैं। अपना ये सड़ा हुआ मुंह ढक कर ही रखना। अप्सरा को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो घूंघट ओढ़कर सबको चाय देने लगती है और उसका पल्लू सरक जाता है। अरे ये क्या लता बहन, ये कैसी बहू लाई हो तुम? हमारे सामने तो बड़ी डींगे मार रही थी कि परी जैसी बहू है, ये है तेरी परी। बुरा मत मानना लता बहन, मगर इससे अच्छा तो अंगद के लिए मेरी बेटी का ही रिश्ता था। जरूर दहेज दिया होगा। अरे लव मैरिज होगी। आजकल की लड़कियाँ कैसे भी करके अच्छे घर के लड़के फंसा ही लेती हैं। अपनी सहेलियों की बात सुनकर लता को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा अप्सरा पर निकाल देती है। दिन ऐसे ही बीतता जाता है, मगर अप्सरा ये सब बात ना ही अंगद को बताती है और ना ही अपनी माँ को। अप्सरा, अरे ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई, आज मेरे दोस्त अश्वनी ने पार्टी रखी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मुझे आप इस हालत में लेकर जाएंगे तो आपको बहुत शर्म आएगी। अरे मुझे क्यों शर्म आने लगी भला? मेरी पत्नी इतनी प्यारी और सुंदर है। मगर मेरा चेहरा? क्यों, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? अच्छा भला तो है। और सुनो, वो लाल वाली साड़ी पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी। ये मुझसे कितना प्यार करते हैं। और सासू माँ, वो तो मुझे सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अंगद अप्सरा से बहुत प्यार करता था।
मगर वहीं उसकी माँ ने अप्सरा का जीना हराम कर रखा था। फिर एक दिन आथू, ये कैसा खाना बनाया है? अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम खाना तो ढंग का बना सकती है ना तू। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। तो इसको क्या तेरी माँ आकर खाएगी? अंगद ये सारी बातें सुन लेता है। माँ, ये क्या तरीका है अपनी बहू से बात करने का? अगर कभी खाने में नमक ज्यादा हो भी गया तो कौन सी आफत आ पड़ी? हाँ हाँ, ये भी मेरी ही गलती है। एक दिन लता की सहेली दीपा उससे मिलकर आती है। ये देखो लता बहन, इस लड़की का नाम नैना है। बड़े अमीर घर की लड़की है, और तो और लड़की भी इंजीनियर ही है। कहो तो अपने अंगद की बात चलाऊं? हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ कि आज ही वहाँ बात कर लेना। आपने अंगद को तो पूछ ही लिया है ना? अरे उससे क्या पूछना, यहाँ 2 आंसू निकले और वहाँ अंगद की हाँ है। अपनी सास को ऐसे बात करते देखकर अप्सरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और अंगद के घर आते ही वो सब बात उसे बताती है। गुस्से में अंगद अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत खरी खोटी सुनाता है। अगले ही दिन अंगद अप्सरा को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ने का सोचता है। अप्सरा, हम आज के आज ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है। उन्होंने मेरा ट्रांसफर पास के ही दूसरे शहर में कर दिया है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? जो मेरी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी इज्जत मैं कैसे करूं भला? तुम बस अपना सामान पैक कर लो। उसी दिन अंगद अप्सरा को लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है और वहाँ लता पछताती रह जाती है। कुछ देर बाद अंगद अप्सरा की प्लास्टिक सर्जरी करवा देता है और उसका चेहरा एकदम पहले जैसा हो जाता है और अप्सरा एक बेहद खूबसूरत लड़की को जन्म देती है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और लता अपने किए पर बहुत पछताती है। ये कहानी उस समय की है जब सच्ची दुआ और बद्दुआ अपना असर दिखाया करती थी। अमरोहीपुर नाम के गांव में कौशल्या नाम की पंडिताइन अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कौशल्या की बहू पार्वती 2 लड़कियों को जन्म दे चुकी थी। कौशल्या ने पार्वती का हाथ ज्योतिष को भी दिखाया। ज्योतिष ने बताया कि पार्वती कम से कम 5 लड़कियों को जन्म देगी। कौशल्या और उसका बेटा आदित्य लड़का चाहते थे। जब उन्हें पता लगा कि पार्वती सिर्फ लड़कियों को जन्म दे पाएगी, तो उन्होंने पार्वती को सम्मान देना बिल्कुल बंद कर दिया। पार्वती बेचारी गुलामों की तरह अपनी सास और पति की सेवा करती, खाना बनाती, उनके पैर दबाती। लेकिन पार्वती की सास और पति उसे कभी प्रेम की नजरों से नहीं देखते। पार्वती का पति खाना खा रहा है, पार्वती उसे पंखे से हवा कर रही है। मैं तीसरी बार माँ बनने वाली हूँ, मुझसे घर का काम नहीं किया जाता। माँ जी से कहिए कि कुछ दिन वो खाना बना दे। इस बार भी तुम्हें लड़की ही होने वाली है, इसलिए तुम्हें आराम की कोई जरूरत नहीं है। माँ कोई काम नहीं करेगी, जैसे तुम रोजाना काम करती हो करती रहो। धीरे धीरे गर्भवती पार्वती की मुश्किलें बढ़ती गई। ठीक से खाना और आराम न मिल पाने के कारण पार्वती चलते चलते रास्ते में गिर पड़ती। कोई काम करने बैठी तो उसे नींद आने लगती। एक रात पार्वती के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। पार्वती की सास और पति सो रहे हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है डिलीवरी का समय हो गया है। अरे मेरी नींद खराब मत कर, जितने भी बार तेरी डिलीवरी होनी तो लड़की ही है। इतना कहकर कौशल्या सो गई और पार्वती दर्द से रात भर चिल्लाती रही। सुबह को पार्वती को अस्पताल ले जाने की जगह कौशल्या अपने बेटे के साथ बेटे की दूसरी शादी के लिए लड़की देखने चली गई और उसने दरवाजे पर ताला मार दिया, जैसे अंदर कोई है ही नहीं। पार्वती अंदर दर्द से तड़प रही थी। वो बेचारी उठकर दरवाजे तक गई, लेकिन चूंकि दरवाजे पर ताला था इसलिए बाहर नहीं निकल पाई। पार्वती छत पर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ने की हालत में नहीं थी। पार्वती खिड़की से आवाज देने लगी, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है मुझे? मुझे अस्पताल लेकर चलो। इत्तेफाक से पार्वती की माँ उस दिन पार्वती से मिलने आ रही थी। वो जब पार्वती के घर पहुंची तो उसने देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ है।
लगता है पार्वती और उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं। पार्वती की माँ दरवाजे से लौटने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या कोई अंदर है? अपनी माँ की आवाज सुनकर पार्वती की जान में जान आई। हाँ माँ, मैं अंदर हूँ। मेरी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन मेरी सास और पति दरवाजे पर ताला मारकर चले गए हैं। पार्वती की माँ ने तुरंत एक ईंट उठाई और ताला तोड़ दिया। फिर वो पार्वती को अस्पताल लेकर गई और पार्वती की डिलीवरी कराई। अगले दिन जब कौशल्या और उसका बेटा घर लौट आए तो पार्वती की माँ उनके पास पहुंची। कौशल्या, लड़के की चाह में तुमने मेरी बेटी की ये हालत कर दी है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा बेटा गर्भवती होगा। जैसे मेरी बेटी दर्द से तड़पती रही, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी तड़पेगा। आदित्य और कौशल्या खूब जोर से हंसते हैं। मैं आदमी हूँ और आदमी गर्भवती नहीं होते। अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। आदित्य और कौशल्या सोचने लगे कि अब उनका पार्वती से पीछा छूट गया है और अब आदित्य आसानी से दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन 1 महीने बाद आदित्य के पेट का साइज बढ़ने लगा। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा पेट फूल रहा है? बेटा, लगता है तुम्हारे पेट में गैस की समस्या हो रही है। जाकर दवाई ले आओ। आदित्य ने दवाई खाई, लेकिन फिर भी उसके पेट का साइज बढ़ता ही गया। कुछ दिन बाद पेट में दर्द भी होने लगा। आदित्य खटिया पर लेटा है और दर्द से कराह रहा है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, लगता है जैसे मेरे पेट के अंदर कोई बहुत भारी चीज है। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। माँ। वैद्य आया और उसने आदित्य के पेट की जांच की। अपने जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा है। वैद्य की बात सुनते ही आदित्य और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। वैद्य जी, क्या मेरे बेटे की डिलीवरी होगी? हाँ, लेकिन सामान्य डिलीवरी नहीं होगी। आदित्य का पेट काटकर बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इसमें आदित्य की जान भी जा सकती है। तब आदित्य और कौशल्या को पार्वती की माँ की बद्दुआ याद आई। कौशल्या, लड़के की चाह में तुमने मेरी बेटी की ये हालत कर दी है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा बेटा गर्भवती होगा। जैसे मेरी बेटी दर्द से तड़पती रही, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी तड़पेगा। माँ, लगता है पार्वती की बात सच हो गई है। मैं पार्वती से माफी मांगना चाहता हूँ। कौशल्या तुरंत दौड़ती हुई पार्वती के घर पहुँची और पार्वती की माँ के पैरों में गिर पड़ी। मेरे बेटे को माफ कर दो पार्वती की माँ। वैद्य जी ने कहा है कि उसका पेट काटकर बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे बेटे की जान चली जाएगी। वो दर्द से तड़प रहा है, उसे माफ कर दो। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी को भी बहुत दर्द सहना पड़ा था। अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। कौशल्या वहीं बैठकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो पार्वती की माँ। मेरा बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। माँ, इन्हें माफ कर दो। लगता है इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पार्वती के कहने पर पार्वती की माँ ने आदित्य और कौशल्या को माफ कर दिया। कौशल्या बहुत प्यार से पार्वती को लेकर अपने घर पहुंची। आदित्य का पेट तब तक सामान्य हो चुका था। पार्वती, तुम मेरी धर्म पत्नी हो। आज के बाद मैं और मेरी माँ कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमें लड़का भी नहीं चाहिए। हमारी जितनी भी लड़कियां हैं, हम उन्हें ही प्यार से पालेंगे। उस दिन के बाद से पार्वती अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। प्रीति अपने घर में अपनी माँ, पापा और दादी के साथ रहती थी। प्रीति के पापा और दादी को हमेशा एक बेटे की इच्छा थी, पर प्रीति का कोई भाई नहीं हो पाया। देखो तो जरा कैसे मुंह चला रही है। ए रमेश, जरा समझा अपनी बेटी को। मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। प्रीति, अभी दादी को सॉरी बोलो। जी पापा,
मैं सॉरी बोल दूंगी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बोला कि अभी बिजली नहीं है, गीजर बाद में ऑन करती हूँ। बहाने बनाना बंद करो और अभी सॉरी बोलो। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति अपनी दादी और पापा के प्यार को तरस गई थी। वो दोनों जो कहते ये चुपचाप मान लेती और उनके खिलाफ कभी नहीं जाती, इस आस में कि शायद उसे थोड़ा प्यार मिल जाए। बेटी, तूने आज अपनी कॉलेज के एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। एग्जाम का डर नहीं है क्या तुझे? माँ, पढ़ना तो था मुझे, पर दादी ने वो अपने कपड़े धोने के लिए दे दिए और आपको तो पता है मैं उनको मना नहीं कर पाती। फिर पापा और दादी के पैर दबाने थे तो उसी में पूरा दिन बीत गया। बेटी, कब तक उन दोनों के प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? उस माँ बेटे को खुश करना नामुमकिन है। मैं तो इस जंजाल से नहीं निकल सकती, पर तुझे जल्द से जल्द शादी करके किसी खुशहाल परिवार में भेज दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बलिदान देके अगर दादी और पापा को खुश कर पाई तो मुझे वो मंजूर है। प्रीति अक्सर अपनी मनपसंद चीजें दादी और पापा के सामने नहीं करती थी। उसे गाना, नाचना और सजना संवरना बहुत पसंद था, पर उसके दादी और पापा को नहीं। तो वो हमेशा ये सब चुपके से करती थी। पर एक दिन एक कंगन वाला गांव से गुजर रहा था। कंगन ले लो, झुमके ले लो, सुंदर सुंदर बिंदी ले लो। प्रीति, इधर आ, खबरदार उस कंगन वाले के पास गई, टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ आके मेरे पैर दबा, चल। जी दादी जी। प्रीति वैसे तो दादी के पैर दबा रही थी, पर उसका पूरा ध्यान कंगन वाले के ऊपर था। प्रीति की माँ ने ये देख लिया और अपनी बेटी के लिए चुपचाप 2 जोड़े कंगन ले आई। प्रीति, जरा किचन में आना, कुछ काम है। जी माँ, आई। दादी, 2 मिनट में मैं माँ की मदद करके आती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुझे कंगन खरीदने हैं। माँ, आप कितनी अच्छी है। वाह, कितने सुंदर कंगन है। मैं अभी इन्हें पहन के देखती हूँ। प्रीति कंगन पहन के बहुत खुश हो जाती है। वो कंगन की खनखन पे झूमने लगती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है। प्रीति, बोला था ना तुझे कंगन नहीं पहनना है। तेरी इस माँ ने तुझे बिगाड़ रखा है। दादी, वो अभी बस थोड़ी देर के लिए पहने हैं। आप गुस्सा मत कीजिए इतना, प्लीज दादी, मैं अभी निकाल देती हूँ। दादी गुस्से में प्रीति के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश करती है। उन्होंने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कुछ कंगन प्रीति के हाथ में ही टूट गए। उसके कलाई और हाथ में कंगन के शीशे चुभ रहे थे और वो दर्द से चिल्लाने लगी। दादी, प्लीज छोड़ दो, मैं निकाल लूंगी, मैं करती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। सब तेरी गलती है, ना तो तू कंगन पहनती, ना ये सब होता। गधी कहेगी। निकाल ये सारे कंगन और यहाँ सफाई कर देना। दादी किचन से बाहर चली जाती है। प्रीति दर्द के मारे रो रही है। प्रीति की माँ उसके पास आके उससे प्यार से सारे कांच के टुकड़े निकाल देती है और उसके हाथों में मलहम लगा के दूसरी सुबह होते ही दादी प्रीति को काम पे लगवाने आ जाती है। ये कैसे मुमकिन है? तेरे हाथ तो सोने के बन गए हैं। दादी चिल्लाते हुए रमेश और प्रीति की माँ को बुलाती है। अरे चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया रमेश। अरे ओ रमेश, इधर आ जल्दी। बहू, तुम दोनों भी आओ। दोनों पति पत्नी भाग के दादी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के हाथ सोने के बन गए हैं। अरे ये तो सोना है, असली सोना। बेटी, ये तो चमत्कार कर दिया तुमने। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं बस सुबह उठ के दादी की मदद के लिए अपनी पट्टी खोल रही थी और मेरे हाथ सोने के बने हुए थे। देखो, ये पट्टी भी सोने की बन गई है।
बेटी, जरा मेरे इस चश्मे को हाथों पे रख के तो देख। प्रीति अपनी दादी के चश्मे को हथेलियों के बीच रखती है और वो सोने का चश्मा बन जाता है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। हमारी प्यारी सी बच्ची को आपने कितना अच्छा वरदान दिया है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का तारा। प्रीति को अचानक अपने पापा और दादी से प्यार की बौछार मिल रही थी। बेटी, इस चम्मच को सोने का बना दे। मेरी प्यारी बच्ची, इस गुलदस्ते को सोने का बना दे। धीरे धीरे प्रीति घर की राजकुमारी बन गई थी। उसकी माँ तो उसे प्यार करती ही थी, अब दादी और पापा भी प्यार देने लगे थे। उनके घर की हालत काफी सुधर गई। उन्होंने सोना बेच के बड़ा बंगला बना लिया। नौकर चाकर की लाइन लग गई और पूरा परिवार अब राजा महाराजाओं की तरह जीने लगा था। प्रीति के हाथों को सोने का बना हुआ ठीक 1 साल हो गया था। वो सुबह उठी और घबरा के रोने लग गई। माँ, माँ जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ प्रीति? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? प्रीति अपने हाथ आगे करके अपनी माँ को दिखाती है। उसके सोने के हाथ अब सोने के नहीं रहे थे। माँ, अब मैं क्या करूँगी माँ? दादी और पापा हमें घर से निकाल देंगे। वो मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे। प्रीति को रोते सुन थोड़ी देर में दादी और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हो गया मेरी प्यारी बच्ची? दादी और पिता दोनों बोलते हुए रुक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने कलमुही? बस यही होना बाकी था। प्रीति, तुम्हें हमारे खुशियों से कोई प्रॉब्लम है क्या, जो अपने हाथ खराब कर लिए? जी ऐसे मत कहिए आप लोग। उसको भी कितना बुरा लग रहा है। उसने ये जानबूझ के तो नहीं किया है ना? प्रीति डर के मारे बस रोए जा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। चुप, तुम बिल्कुल चुप रहो मीना। तुम माँ बेटी का क्या करूँ मैं? निकाल दे इन दोनों को, अभी घर से निकाल दे। जितना सोना हमें चाहिए था उतना मिल गया है। अब इन दोनों माँ बेटी की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ दोनों, अभी के अभी। मेरे घर में 1 मिनट भी और रही तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्रीति और उसकी माँ रोते हुए घर से निकल जाते हैं। ना उनको कोई पैसे दिए गए, ना थोड़ा सा भी सोना। बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ माँ बेटी सड़कों पे भटक रहे थे। एक पुराने से खंडहर में रात बिताई और सुबह उठते ही दोनों की किस्मत तुरंत बदल गई। माँ उठो, ये देखो। हाँ, ये तेरे हाथ, क्या ये? प्रीति और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रीति के हाथ जो एक दिन के लिए बदल गए थे, वही हाथ अब हीरे के बन गए थे। प्रीति और उसकी माँ अपने लालची पिता और दादी से बहुत दूर जाके एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी में बेशुमार पैसा और प्यार भर जाता है और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ये कहानी उस समय की है जब सच्ची दुआ और बद्दुआ अपना असर दिखाया करती थी। अमरोहीपुर नाम के गांव में कौशल्या नाम की पंडिताइन अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। कौशल्या की बहू पार्वती 2 लड़कियों को जन्म दे चुकी थी। कौशल्या ने पार्वती का हाथ ज्योतिष को भी दिखाया। ज्योतिष ने बताया कि पार्वती कम से कम 5 लड़कियों को जन्म देगी। कौशल्या और उसका बेटा आदित्य लड़का चाहते थे। जब उन्हें पता लगा कि पार्वती सिर्फ लड़कियों को जन्म दे पाएगी, तो उन्होंने पार्वती को सम्मान देना बिल्कुल बंद कर दिया। पार्वती बेचारी गुलामों की तरह अपनी सास और पति की सेवा करती, खाना बनाती, उनके पैर दबाती। लेकिन पार्वती की सास और पति उसे कभी प्रेम की नजरों से नहीं देखते। पार्वती का पति खाना खा रहा है, पार्वती उसे पंखे से हवा कर रही है। मैं 3री बार माँ बनने वाली हूँ, मुझसे घर का काम नहीं किया जाता। माँ जी से कहिए कि कुछ दिन वो खाना बना दे। इस बार भी तुम्हें लड़की ही होने वाली है, इसलिए तुम्हें आराम की कोई जरूरत नहीं है। माँ कोई काम नहीं करेगी, जैसे तुम रोजाना काम करती हो करती रहो। धीरे धीरे गर्भवती पार्वती की मुश्किलें बढ़ती गई। ठीक से खाना और आराम ना मिल पाने के कारण पार्वती चलते चलते रास्ते में गिर पड़ती। कोई काम करने बैठी तो उसे नींद आने लगती।
एक रात पार्वती के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। पार्वती की सास और पति सो रहे हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी उठिए, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है डिलीवरी का समय हो गया है। अरे मेरी नींद खराब मत कर, जितने भी बार तेरी डिलीवरी होनी तो लड़की ही है। इतना कहकर कौशल्या सो गई और पार्वती दर्द से रात भर चिल्लाती रही। सुबह को पार्वती को अस्पताल ले जाने की जगह कौशल्या अपने बेटे के साथ बेटे की दूसरी शादी के लिए लड़की देखने चली गई और उसने दरवाजे पर ताला मार दिया, जैसे अंदर कोई है ही नहीं। पार्वती अंदर दर्द से तड़प रही थी। वो बेचारी उठकर दरवाजे तक गई, लेकिन चूंकि दरवाजे पर ताला था इसलिए बाहर नहीं निकल पाई। पार्वती छत पर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ने की हालत में नहीं थी। पार्वती खिड़की से आवाज देने लगी, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? कोई मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है मुझे? मुझे अस्पताल लेकर चलो। इत्तेफाक से पार्वती की माँ उस दिन पार्वती से मिलने आ रही थी। वो जब पार्वती के घर पहुंची तो उसने देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। लगता है पार्वती और उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए हैं। पार्वती की माँ दरवाजे से लौटने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या कोई अंदर है? अपनी माँ की आवाज सुनकर पार्वती की जान में जान आई। हाँ माँ, मैं अंदर हूँ, मेरी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन मेरी सास और पति दरवाजे पर ताला मारकर चले गए हैं। पार्वती की माँ ने तुरंत एक ईंट उठाई और ताला तोड़ दिया। फिर वो पार्वती को अस्पताल लेकर गई और पार्वती की डिलीवरी कराई। अगले दिन जब कौशल्या और उसका बेटा घर लौट आए तो पार्वती की माँ उनके पास पहुंची। कौशल्या, लड़के की चाह में तुमने मेरी बेटी की ये हालत कर दी है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा बेटा गर्भवती होगा। जैसे मेरी बेटी दर्द से तड़पती रही, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी तड़पेगा। आदित्य और कौशल्या खूब जोर से हंसते हैं। मैं आदमी हूँ और आदमी गर्भवती नहीं होते। अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ। आदित्य और कौशल्या सोचने लगे कि अब उनका पार्वती से पीछा छूट गया है और अब आदित्य आसानी से दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन 1 महीने बाद आदित्य के पेट का साइज बढ़ने लगा। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा पेट फूल रहा है? बेटा, लगता है तुम्हारे पेट में गैस की समस्या हो रही है, जाकर दवाई ले आओ। आदित्य ने दवाई खाई, लेकिन फिर भी उसके पेट का साइज बढ़ता ही गया। कुछ दिन बाद पेट में दर्द भी होने लगा। आदित्य खटिया पर लेटा है और दर्द से कराह रहा है। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, लगता है जैसे मेरे पेट के अंदर कोई बहुत भारी चीज है। जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ। माँ। वैद्य आया और उसने आदित्य के पेट की जांच की। अपने जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा है। वैद्य की बात सुनते ही आदित्य और उसकी माँ के रोंगटे खड़े हो गए। वैद्य जी, क्या मेरे बेटे की डिलीवरी होगी? हाँ, लेकिन सामान्य डिलीवरी नहीं होगी। आदित्य का पेट काटकर बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। इसमें आदित्य की जान भी जा सकती है। तब आदित्य और कौशल्या को पार्वती की माँ की बद्दुआ याद आई। कौशल्या, लड़के की चाह में तुमने मेरी बेटी की ये हालत कर दी है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हारा बेटा गर्भवती होगा। जैसे मेरी बेटी दर्द से तड़पती रही, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी तड़पेगा। माँ, लगता है पार्वती की बात सच हो गई है। मैं पार्वती से माफी मांगना चाहता हूँ। कौशल्या तुरंत दौड़ती हुई पार्वती के घर पहुंची और पार्वती की माँ के पैरों में गिर पड़ी। मेरे बेटे को माफ कर दो पार्वती की माँ। वैद्य जी ने कहा है कि उसका पेट काट कर बच्चा बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे बेटे की जान चली जाएगी। वो दर्द से तड़प रहा है, उसे माफ कर दो। नहीं, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी को भी बहुत दर्द सहना पड़ा था। अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो पता नहीं क्या हो जाता। कौशल्या वहीं बैठकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो पार्वती की माँ।
मेरा बेटा जिंदा नहीं बच पाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। माँ, इन्हें माफ कर दो। लगता है इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पार्वती के कहने पर पार्वती की माँ ने आदित्य और कौशल्या को माफ कर दिया। कौशल्या बहुत प्यार से पार्वती को लेकर अपने घर पहुंची। आदित्य का पेट तब तक सामान्य हो चुका था। पार्वती, तुम मेरी धर्मपत्नी हो। आज के बाद मैं और मेरी माँ कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमें लड़का भी नहीं चाहिए। हमारी जितनी भी लड़कियां हैं हम उन्हें ही प्यार से पालेंगे। उस दिन के बाद से पार्वती अपने ससुराल में एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। प्रीति अपने घर में अपनी माँ, पापा और दादी के साथ रहती थी। प्रीति के पापा और दादी को हमेशा एक बेटे की इच्छा थी, पर प्रीति का कोई भाई नहीं हो पाया। देखो तो जरा कैसे मुंह चला रही है। ए रमेश, जरा समझा अपनी बेटी को, मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। प्रीति, अभी दादी को सॉरी बोलो। जी पापा, मैं सॉरी बोल दूंगी, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस बोला कि अभी बिजली नहीं है, गीजर बाद में ऑन करती हूँ। बहाने बनाना बंद करो और अभी सॉरी बोलो। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति अपनी दादी और पापा के प्यार को तरस गई थी। वो दोनों जो कहते ये चुपचाप मान लेती और उनके खिलाफ कभी नहीं जाती, इस आस में कि शायद उसे थोड़ा प्यार मिल जाए। बेटी, तूने आज अपनी कॉलेज के एग्जाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। एग्जाम का डर नहीं है क्या तुझे? माँ, पढ़ना तो था मुझे, पर दादी ने वो अपने कपड़े धोने के लिए दे दिए और आपको तो पता है मैं उनको मना नहीं कर पाती। फिर पापा और दादी के पैर दबाने थे तो उसी में पूरा दिन बीत गया। बेटी, कब तक उन दोनों के प्यार के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? उस माँ बेटे को खुश करना नामुमकिन है। मैं तो इस जंजाल से नहीं निकल सकती, पर तुझे जल्द से जल्द शादी करके किसी खुशहाल परिवार में भेज दूंगी। कोई बात नहीं माँ, मैं अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बलिदान देके अगर दादी और पापा को खुश कर पाई तो मुझे वो मंजूर है। प्रीति अक्सर अपनी मनपसंद चीजें दादी और पापा के सामने नहीं करती थी। उसे गाना, नाचना और सजना संवरना बहुत पसंद था, पर उसके दादी और पापा को नहीं। तो वो हमेशा ये सब चुपके से करती थी। पर एक दिन एक कंगन वाला गांव से गुजर रहा था। कंगन ले लो, झुमके ले लो, सुंदर सुंदर बिंदी ले लो। प्रीति, इधर आ, खबरदार उस कंगन वाले के पास गई, टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ आके मेरे पैर दबा, चल। जी दादी जी। प्रीति वैसे तो दादी के पैर दबा रही थी, पर उसका पूरा ध्यान कंगन वाले के ऊपर था। प्रीति की माँ ने ये देख लिया और अपनी बेटी के लिए चुपचाप 2 जोड़े कंगन ले आई। प्रीति, जरा किचन में आना, कुछ काम है। जी माँ, आई। दादी, 2 मिनट में मैं माँ की मदद करके आती हूँ। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुझे कंगन खरीदने हैं। माँ, आप कितनी अच्छी है। वाह, कितने सुंदर कंगन है। मैं अभी इन्हें पहन के देखती हूँ। प्रीति कंगन पहन के बहुत खुश हो जाती है। वो कंगन की खनखन पे झूमने लगती है, लेकिन तभी उसकी दादी वहाँ आ जाती है। प्रीति, बोला था ना तुझे कंगन नहीं पहनना है। तेरी इस माँ ने तुझे बिगाड़ रखा है। दादी, वो अभी बस थोड़ी देर के लिए पहने हैं। आप गुस्सा मत कीजिए इतना, प्लीज दादी, मैं अभी निकाल देती हूँ। दादी गुस्से में प्रीति के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश करती है। उन्होंने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा और कुछ कंगन प्रीति के हाथ में ही टूट गए। उसके कलाई और हाथ में कंगन के शीशे चुभ रहे थे और वो दर्द से चिल्लाने लगी। दादी, प्लीज छोड़ दो, मैं निकाल लूंगी, मैं करती हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। सब तेरी गलती है, ना तो तू कंगन पहनती, ना ये सब होता। गधी कहेगी। निकाल ये सारे कंगन और यहाँ सफाई कर देना। दादी किचन से बाहर चली जाती है।
प्रीति दर्द के मारे रो रही है। प्रीति की माँ उसके पास आके उससे प्यार से सारे कांच के टुकड़े निकाल देती है और उसके हाथों में मलहम लगा के दूसरी सुबह होते ही दादी प्रीति को काम पे लगवाने आ जाती है। ये कैसे मुमकिन है? तेरे हाथ तो सोने के बन गए हैं। दादी चिल्लाते हुए रमेश और प्रीति की माँ को बुलाती है। अरे चमत्कार हो गया, ये तो चमत्कार हो गया रमेश। अरे ओ रमेश, इधर आ जल्दी। बहू तुम दोनों भी आओ। दोनों पति पत्नी भाग के दादी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के हाथ सोने के बन गए हैं। अरे ये तो सोना है, असली सोना। बेटी ये तो चमत्कार कर दिया तुमने। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं बस सुबह उठ के दादी की मदद के लिए अपनी पट्टी खोल रही थी और मेरे हाथ सोने के बने हुए थे। देखो ये पट्टी भी सोने की बन गई है। बेटी जरा मेरे इस चश्मे को हाथों पे रख के तो देख। प्रीति अपनी दादी के चश्मे को हथेलियों के बीच रखती है और वो सोने का चश्मा बन जाता है। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है। हमारी प्यारी सी बच्ची को आपने कितना अच्छा वरदान दिया है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आँखों का तारा। प्रीति को अचानक अपने पापा और दादी से प्यार की बौछार मिल रही थी। बेटी इस चम्मच को सोने का बना दे। मेरी प्यारी बच्ची, इस गुलदस्ते को सोने का बना दे। धीरे धीरे प्रीति घर की राजकुमारी बन गई थी। उसकी माँ तो उसे प्यार करती ही थी। अब दादी और पापा भी प्यार देने लगे थे। उनके घर की हालत काफी सुधर गई। उन्होंने सोना बेच के बड़ा बंगला बना लिया। नौकर चाकर की लाइन लग गई और पूरा परिवार अब राजा महाराजाओं की तरह जीने लगा था। प्रीति के हाथों को सोने का बना हुआ ठीक 1 साल हो गया था। वो सुबह उठी और घबरा के रोने लग गई। माँ जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ प्रीति? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? प्रीति अपने हाथ आगे करके अपनी माँ को दिखाती है। उसके सोने के हाथ अब सोने के नहीं रहे थे। माँ अब मैं क्या करूँगी माँ? दादी और पापा हमें घर से निकाल देंगे। वो मुझे कभी प्यार नहीं करेंगे। प्रीति को रोते सुन थोड़ी देर में दादी और उसके पापा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हो गया मेरी प्यारी बच्ची? दादी और पिता दोनों बोलते हुए रुक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने कलमुही? बस यही होना बाकी था। प्रीति तुम्हें हमारे खुशियों से कोई प्रॉब्लम है क्या, जो अपने हाथ खराब कर लिए? जी ऐसे मत कहिए आप लोग। उसको भी कितना बुरा लग रहा है। उसने ये जानबूझ के तो नहीं किया है ना। प्रीति डर के मारे बस रोए जा रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। चुप, तुम बिल्कुल चुप रहो मीना। तुम माँ बेटी का क्या करूँ मैं? निकाल दे इन दोनों को, अभी घर से निकाल दे। जितना सोना हमें चाहिए था उतना मिल गया है। अब इन दोनों माँ बेटी की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ दोनों, अभी के अभी। मेरे घर में 1 मिनट भी और रही तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। प्रीति और उसकी माँ रोते हुए घर से निकल जाते हैं। ना उनको कोई पैसे दिए गए, ना थोड़ा सा भी सोना। बस 2 जोड़ी कपड़ों के साथ माँ बेटी सड़कों पे भटक रहे थे। एक पुराने से खंडहर में रात बिताई और सुबह उठते ही दोनों की किस्मत तुरंत बदल गई। माँ उठो, ये देखो। हाँ, ये तेरे हाथ, क्या ये? प्रीति और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रीति के हाथ जो एक दिन के लिए बदल गए थे, वही हाथ अब हीरे के बन गए थे। प्रीति और उसकी माँ अपने लालची पिता और दादी से बहुत दूर जाके एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। उनकी जिंदगी में बेशुमार पैसा और प्यार भर जाता है और उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती।